लोकसभा के चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों तक भाजपा, उसका केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों का संभावित नेतृत्व जनता को यह भरोसा लगातार दिलाता है कि विपक्षी सिर्फ आपको लूटते हैं और हम स्वर्ग को धरती पर उतार कर लाएंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते ही कर देंगे। समस्याओं के समाधान की बीजेपी सरकारों के वादों की हालत राजस्थान से सबसे पहले जांची जा सकती है। राजस्थान में लगभग 1.5 साल पहले हुए चुनावों में बीजेपी ने ये वादे किए थे कि वह न सिर्फ गरीबों का ख्याल रखेगी बल्कि मध्यम वर्ग को भी भारी राहत देगी। और अब बीजेपी की भजनलाल सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत देने का एक नया फार्मूला खोज निकाला है। वह बिजली की दरों को लगभग 25% बढ़ाकर उनको फौरी राहत देगी। हम यहाँ फौरी राहत का उल्लेख सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये एक ऐसा व्यंग्यात्मक शब्द है जो बीजेपी की असलियत को दिखाता है। चुनावी वादे और शासन की असलियत, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्क्रीन पर उपलब्ध हैं विश्लेषक और पत्रकार गोविंद चतुर्वेदी जी। सबसे पहला सवाल कि आखिर बीजेपी के चुनावी वादे और शासन की असलियत में एक रूपता क्यों नहीं होती? नमस्ते सुभाष जी, अपने सारे दर्शकों को भी नमस्ते। आपने बहुत, क्या कहूं, मौजूद सवाल किया है कि वादों में और फंक्शनिंग में एक रूपता क्यों नहीं होती। शायद ये सरकार या सरकारों का चरित्र होता है कि वो जो वादे करती हैं वो बहुत कम पूरे होते हैं। बहुत फर्क रहता है, बहुत करना भी चाहती हैं तब भी फर्क रह जाता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ तो ये मान लीजिए कि अब वादों का भी कोई अर्थ नहीं रह गया, वादे करते भी नहीं हैं। अगर अभी अपन राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं निकाला था। घोषणा पत्र, जिसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में आपने शुरू की बातचीत, ये कह के बरी हो सकती है कि हमने कोई घोषणा पत्र निकाला ही नहीं। अब आप कहेंगे वायदे, वो कहेंगे कि हमने वायदे किए ही नहीं। बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। अगर गंभीरता से बात करें तो संकल्प पत्र भी छोटा शब्द नहीं है। अगर शब्दों की और शाब्दिक बहस करें तो वो बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन उस संकल्प पत्र में भी सुभाष जी, बीजेपी ने आपसे ये वादा नहीं किया कि हम बिजली की दरें कम करेंगे। राज्य की जनता से नहीं किया उन्होंने वादा। उन्होंने वादा क्या किया था? कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिजली चोरी एवं बिजली कटौती को समाप्त कर घरेलू क्षेत्रों को 24/7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। एक तो पावर सेक्टर में यह वादा था और दूसरा किसानों को 8 घंटे निरंतर बिजली देंगे। इसके अलावा पावर सेक्टर में बीजेपी ने कोई बात ही नहीं की अपने संकल्प पत्र में। संकल्प पत्र कोई छोटे लोगों ने नहीं बनाया। संकल्प पत्र बनाने वाली समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, और उसके मेंबर कौन थे? 7-8 मेंबर थे, लेकिन जितना मुझे ध्यान है पूर्व राजस्थान के ऊर्जा मंत्री घनश्याम तिवाड़ी, बहुत बड़े, मतलब राजस्थान के, आज राजस्थान को समझने वाले बड़े नेताओं में एक वो भी हैं। उनके साथ नाथू सिंह गुर्जर, वो तो अज्ञातवास में चल रहे हैं लंबे टाइम से।
ऐसे मौके पे ही उनका नाम पढ़ने को आता है। और इनके साथ और 7-8 लोग थे, लेकिन इन सब ने मिलकर वो संकल्प पत्र बनाया। इस संकल्प पत्र की इन दो बातों से ही अगर आप शुरू करें तो आगे की बातचीत फिर और होगी कि मतलब सबसे पहले तो कांग्रेस राज में हो रही बिजली चोरी, तो भाई बिजली चोरी तो भैरों सिंह शेखावत के राज में 1990 में भी हो रही थी। बाद की जितनी भी सरकारें रही सबके राज में बिजली चोरी हुई। इसको कोई भी सरकार ये मना कर ही नहीं सकती कि उसके समय में बिजली चोरी नहीं होती। और आज भी बिजली चोरी और बिजली की छीजत लगभग 20 से 25% के बीच में है। और इस 20 से 25% को अगर कोई भी सरकार, मैं बीजेपी की सरकार की बात नहीं करता, कोई भी सरकार अगर इसको रोक ले तो आम जनता को अपने आप ही सहूलियत हो जाएगी। 20 से 25% कैसी होती है? क्या 1.5 साल में बीजेपी की सरकार उसको रोक पाई? कितनी बिजली की छीजत उसने रोकी, कितनी बिजली की कटौती बंद की? कटौती का हाल आपके सामने। और बिजली की चोरी हर सरकार उपाय करती है, हर सरकार ट्रांसमिशन सिस्टम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसके पेटे करोड़ों, लाखों करोड़ का खर्चा जनता के ऊपर आ जाता है। और नतीजा, नेट रिजल्ट जो होता है वो जीरो होता है। अगली सरकार के ऊपर फिर वही की वही स्थिति होती है, जो भी सरकार आए। अभी पहली आपकी बात सवाल पे मैं ये बात कहना चाहता बात आपकी सही है, लेकिन बीजेपी का संकल्प पत्र जो 2023 के चुनावों में जनता के सामने रखा गया, उसमें गरीबों को सर्वांगीण राहत की बात की गई थी कि गरीबों को हर हालत में, हर क्षेत्र में राहत दी जाएगी और गरीबों को जीवन यापन की सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। बिजली एक ऐसा शब्द है जिसके बिना आज जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पिछली कांग्रेस सरकार 100 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दे रही थी। उस योजनाओं के हाल की चर्चा हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उस योजना का क्या हाल है। रहा सवाल 25% बिजली वृद्धि का, तो इसको किसी भी कौन से जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी और उसके लीडरान तैयार नहीं है। आखिर 25% की ये वृद्धि क्यों की जा रही है? क्या बिजली कंपनियों का घाटा भरने के लिए? तो मैं एक चीज और जोड़ दूं कि 2000 में जब बिजली बोर्ड का विघटन हुआ, तब ये वादा किया गया था कि घाटे से अब निजात मिल जाएगी। लेकिन बिजली बोर्ड का 20,000 करोड़ का घाटा आज लाखों लाख करोड़ में बदल गया है। और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस की कई सरकारें आई और गई हैं। 25% की इस वृद्धि को कैसे जस्टिफाई कर सकते? सुभाष जी, बहुत ईमानदाराना बातचीत अगर करें तो 25% की इस वृद्धि को मैं नहीं, अगर आप बिठा के ईमानदारी से किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी बात करेंगे, अगर वो ईमानदारी से बात करेंगे तो कोई जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा। किसी के पास इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जो पिछले सवाल पे अपन ने बात की, आप सबसे पहले उस 25%, 20% की बिजली चोरी को रोकिए। अगर वो बिजली चोरी रुक जाती है तो किसी तरह के कॉस्टिंग की जरूरत ही नहीं है आम जनता के ऊपर। अब दूसरी बात आई है, पिछली कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने, जो 100 यूनिट आम उपभोक्ताओं को छूट दी, जो 2000 यूनिट कृषि उपभोक्ताओं को छूट दी, टेक्निकली भले न हो, लेकिन नेट रिजल्ट के तौर पर ये जो कुछ भी हो रहा है, प्रस्ताव पावर रेगुलेटरी कमीशन के सामने जा रहा है, इस पावर रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा इसकी मंजूरी मिलते ही ये सब छूट एक तरह से खत्म हो जाएंगी। आम जनता के ऊपर जो बर्डन लगना है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना होगा। अब वो कितना होगा, कैसे होगा, आज बहुत साफ तौर पे सारे अखबारों में, मतलब हेडिंग देखिए आप, छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी। ये तो बड़ा झटका ही होगा
किसी के ऊपर 1.5 जाएंगी, किसी के ऊपर दुगनी जाएंगी रेट। और यहां मैं पावर रेगुलेटरी कमीशन जो है, जिसको अंततः इस इन प्रस्तावों को मंजूरी देनी है और जिसके नाम पर ये सब होना है, आप पीछे जाकर के अगर देखेंगे तो 2000 में जो बिजली कंपनियों का जन्म हुआ, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड का विघटन हुआ, उसके बाद जो आपने सही कहा कि उस समय जो घाटा था उसको कम करने की बात थी। और मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, बीच में 1 या 2 मौकों पर उस समय तक के जितने भी घाटे बिजली कंपनियों के थे, उपभोक्ताओं के पेटे या दूसरे पेटे, उनकी सरकारों ने भरपाई की। लेकिन ये घाटे का जो इन बिजली कंपनियों का पेट है, ये भर ही नहीं पा रहा। और मैं फिर कहूंगा कि ये इसलिए नहीं भर पा रहा कि बिजली चोरी रोकने की बात नहीं हो रही। अगर आपको ध्यान हो तो एक समय पर भाजपा की सरकार में रघुवीर सिंह कौशल ऊर्जा मंत्री थे, और उस समय ये एक प्रस्ताव आया कि हर पंचायत समिति के ट्रांसफार्मर पर, किसी भी पंचायत समिति के एरिया में, या उसको अगर आप किसी भी शहर की बात कर लें तो उसके एरिया में जो पावर सप्लाई होगी उसके लिए वहां एक मीटर लगेगा। हो सकता है वो मीटर नीचे तक जाके गांव तक लगता, और गांव को जितनी सप्लाई हो, आम बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि उस गांव में जितनी भी यूनिट बिजली जा रही है, बिजली कंपनी का टारगेट ये था, रघुवीर सिंह कौशल का टारगेट यह था कि उस पंचायत समिति या उस गांव का बिजली का बिल उसकी जनता से लिया जाए। अगर मान लीजिए 1 लाख यूनिट उस पंचायत समिति क्षेत्र में खर्च हुए बिजली, तो वो 1 लाख यूनिट का जो भी चार्ज है वो उस पंचायत समिति के लोगों से लिया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आप अगर बिजली की चोरी कर रहे हैं तो उसका खर्च मैं नहीं दूंगा। आज क्या हो रहा है? आज आप 10 तरह की राहत दे रहे हो, 10 तरह की छूट दे रहे हो, बिजली चोरी रुक नहीं रही, और उसका खामियाजा इस राजस्थान की 7 करोड़ जनता, वो जनता भी शामिल है जो चोरी कर रही, लेकिन चोरी करने वाली पे तो शामिल नहीं है कि वो तो करी चोरी रही है, डाला उसने तो लंगर और खरीद ले ली बिजली। तो उसका जो ईमानदार उपभोक्ता है बिजली कंपनी के, उनके ऊपर वजन आ रहा है। आप बताइए, अभी बिजली यूनिट के तो जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे पैसे, आप स्थायी शुल्क, मैं पावर रेगुलेटरी कमीशन से ये आग्रह करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि उस पावर रेगुलेटरी कमीशन को बिजली कंपनियों के इन आकाओं से बुला के ये पूछना चाहिए कि ये स्थायी शुल्क है क्या? क्या है स्थायी शुल्क? आप मीटर लगा रहे हैं, मैंने मीटर का पैसा दे दिया आपको पूरा, मैंने खरीद लिया मीटर, मैंने से मतलब किसी भी उपभोक्ता ने, और जब उस उपभोक्ता ने वो मीटर खरीद लिया तो खरीदने के बाद उसमें स्थायी शुल्क का क्या है? हर महीने आप स्थायी शुल्क लेंगे, और अब जो नई रेट आई है उसमें तो स्थायी शुल्क कितना हो गया? स्थायी शुल्क हो गया आपका 150 रुपए से लेके 800 रुपए तक। भाई ये 800 रुपए किस बात के ले रहे हो आप मेरे से? उसके पेटे कौन सी कोई मेंटेनेंस कर रहे हो? हमने तो इतनी मतलब 60-60 साल के हो गए, हमने कभी नहीं देखा कि कोई बिजली का मीटर को तेल पानी लगाने आ रहा हो। कुछ नहीं होता, फिर काय का स्थायी शुल्क है? और दूसरी बात, अभी आप आगे जाकर के और देखेंगे तो एक प्रस्ताव उसमें यह भी है, मतलब रेगुलेटरी कमीशन को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए इन प्रस्तावों को पास करने के पहले। इन बिजली कंपनियों के जो हाकिम है सारे, इनको बुला के उस टास्क पर लेना चाहिए। अभी इन्होंने दे दिया प्रस्ताव एक नया, क्या दे दिया कि ये होगा कि भाई सुबह और शाम की बिजली महंगी, दिन में आपको सस्ती मिलेगी। सुभाष जी मुझे ये बताइए कि सुबह और शाम की बिजली, मैंने सुबह कितनी बिजली काम में ली, शाम को बिजली कितनी काम में ली, ये आप कैसे तय करेंगे? मीटर तो पूरा ये बताएगा कि मैंने महीने भर में कितनी काम में ली। इसका मतलब क्या होगा? ये इस राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को समझना चाहिए, इस राजस्थान के राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि उसका अर्थ ये होगा कि अब फिर एक नए तरह के मीटर लगाने की बात आएगी। मेरी जहां तक जानकारी है, हिंदुस्तान में कहीं अभी ऐसे मीटर नहीं है। तो आप नए तरह के मीटर लगाएंगे, वो मीटर आपको आवरली रीडिंग देगा, दिन भर में आपने किस घंटे कितनी
तो एक तरह से वो नया मीटर कम से कम 5,000 से कम का नहीं आएगा, वो 10,000 का आएगा। उसको कौन, बिजली कंपनी खरीद के देगी, उसके लिए फिर मेरे ऊपर वजन आएगा। तो कुल मिला के ये जो सेटअप बनाने की कोशिश हो रही है, ये नए नए रास्ते खुलेंगे किसके लिए, उद्योगपतियों के लिए। मीटर बनेंगे साहब, अगले 2 साल में आपके यहाँ वो मीटर लगेंगे, स्मार्ट से भी स्मार्टेस्ट मीटर नाम हो जाएगा उसका, और उस मीटर के पेटे फिर आप। तो ये उपभोक्ता की कुल मिला के लूट का काम होगा अगर पावर रेगुलेटरी कमीशन ने बिना सोचे विचारे इन बिजली कंपनियों के प्रस्तावित दरों को मंजूरी दे दी। बिजली की दर बढ़ाइए, मैं भी उसके पक्ष में हूं, जितनी छूट आप कम कर सकते हैं करिए, वो भी ठीक है। लेकिन अगर 100 यूनिट वाले को कोई छूट मिल रही है, अभी आपको ध्यान हो महीने भर पहले या 20 दिन पहले आया कि सौर ऊर्जा से लिंक कर देंगे। सौर ऊर्जा से लिंक करने में कोई उसका फॉर्मूला तो था नहीं, तो उस समय भी ये आई कि तो सौर ऊर्जा से लिंक करने का मतलब अगर ये 100 यूनिट की छूट छूट खत्म होगी। फिर आया कि नहीं नहीं ये तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो उसको अभी पॉलिसी नई जारी करेंगे तब देंगे, ये करेंगे। तो कुल मिला के बिजली कंपनियों के इस प्रस्ताव को पावर रेगुलेटरी कमीशन को अपनी मंजूरी देने के पहले मेरे हिसाब से उनसे इन 3-4 सवालों के जवाब लेने चाहिए। नंबर 1, क्या आपने बिजली की चोरी राजस्थान में पूरी तरह समाप्त कर दी है? बिजली की छीजत कितनी है? एक तय होता है कि 4% होगी, 3% होगी, 2% होगी, 6% होगी। उस सीमा के आगे अगर वो छीजत है तो उसका बर्डन फिर किसके ऊपर आएगा, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? आज इस चोरी और छीजत की पूरी जिम्मेदारी, फिर ये स्थायी सेवा शुल्क का जो मैंने कहा कि ये बिल्कुल तय होना चाहिए। 800 रुपए आप हर महीने हर उपभोक्ता से, 150 रुपए से लेके 800 रुपए तक किस बात के ले रहे हैं भाई, ये तो बताओ। अगर सरकार का एकाधिकार है बिजली डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो इसका मतलब आप कुछ भी करोगे, कर सकते हैं, होगा, हो जाएगा, हो सकता है मान के चलिए सब मंजूर हो जाएगा। लेकिन फिर इस स्टेट के पॉलिटिकल पार्टीज को, इस देश के बिजली उपभोक्ताओं को सोचने की जरूरत होगी कि वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। वृद्धि वृद्धि की पिछले 10 साल के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। 2014 से 2025 तक 15% दर वृद्धि 2014-15 में की गई। 5.7% वृद्धि 2018 में की गई। 10 से 12% वृद्धि 2021 में की गई। 5 से 8% वृद्धि 2023 में की गई। और अब 25% वृद्धि 2025 में की जा रही है। यानी ये सबका आंकड़ा मिलाकर 61% बिजली दरों में वृद्धि आ रही है। लेकिन बिजली की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और सप्लाई में जो व्यवधान, वो लगातार क्वालिटी गिर रही है और व्यवधान बढ़ रहे हैं। आखिर ये 61% की वृद्धि क्या बिजली कंपनियों के अफसर खा गए, या फिर इसमें पॉलिटिकल पार्टी या सत्तारूढ़ दल के नेताओं का हिस्सा है, या फिर वो व्यापारी या वो उद्योगपति इसमें शामिल हैं जिनको पवन ऊर्जा यानी ग्रीन ऊर्जा के नाम पर 10 से 12 यूनिट प्रति यूनिट की दर से उनकी बिजली खरीदी जा रही है। क्या मानते हैं आप? सुभाष जी, मृदना से कारण सारे आप बता रहे हैं, कारण बहुत साफ ही है। जनता का एक हिस्सा है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो 25% जो बिजली चोरी और छीजत हो रही है, वो बिजली चोरी जो ले रहे हैं वो एक जनता के उस हिस्से को जा रही है। फिर इसके बाद बिजली कंपनियां निश्चित तौर पे उसके लिए जिम्मेदार हैं, और उपभोक्ताओं की ये जो सोलर कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, भाई आप रेट टू रेट चलिए, और रेट टू रेट चलने में आप किसी को क्या छूट दे रहे हैं, उस छूट को बिजली कम उपभोक्ताओं पर डालने की क्या जरूरत है? ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई दूसरों की छूट को वो अल्टीमेटली आप 10 रुपए यूनिट वहां से क्यों खरीद रहे हैं? क्यों खरीदनी चाहिए? जो भी उनकी कॉस्ट आ रही है उस पर लीजिए।
जिनको लेनी है वो लेंगे, जिनको जहां काम में लेनी है वहां काम में लें। तो इधर का उधर करके ये जो सारे काम हो रहे हैं, मतलब बहुत ही तकलीफ के हैं। ये ठीक है कि इसका कोई इलाज नहीं है, अल्टीमेटली परनाला वहीं गिरेगा, सारे काम वही होंगे। लेकिन आप पिछले 25 सालों में इस देश में जब बिजली कंपनियों का ये गठन हुआ, बिजली बोर्डों का विघटन हुआ, तो एक अच्छे इरादे के साथ हुआ कि भाई हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। कुछ भी नहीं हुआ उसमें, सारे काम वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। बिजली कंपनियों के घाटे कहाँ के कहाँ पहुंच गए। अब कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है कभी, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उन्हीं को जांच करनी होती है, वही जांच करके फिर, भाई ये तो पूछो तो सही कि इतना ये घाटा कैसे बढ़ गया। हर बार घाटा डबल ट्रिपल हो रहा है, फिर जांच बैठती है, फिर जांच करके कह देती है घाटे के लिए जिम्मेदार कौन है। कोई नहीं है जिम्मेदार, जनता जिम्मेदार है बेचारी, वो यूज कर रही है बिजली को और वो जिम्मेदार है इसके लिए। 2023-24 का राजस्थान का आर्थिक सर्वे वो कह रहा है कि तीनों बिजली वितरण कंपनियों का मुनाफा 500 करोड़ से ज्यादा है। जब कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं तो फिर बिजली की दरें बढ़ाने के पीछे सरकार ने अभी तक ये जो प्रस्ताव आया है उसमें कोई कारण नहीं दिया है। मुनाफे में चलती कंपनियां बिजली की दर क्यों बढ़ा रही हैं, क्या मानते हैं? नहीं, बिजली की दरें बढ़ाने का तो देखिए, आप अब किसी भी उसमें चले जाएं सुभाष जी, अब सरकारों का वो जो कंसेप्ट है, खास तौर पे अब वर्तमान सरकार की बात अपन करें तो वो कंसेप्ट खत्म हुआ। पिछली सरकार की अभी आपने जिक्र किया कि 100 यूनिट उपभोक्ताओं को, सामान्य उपभोक्ताओं को, 2000 यूनिट कृषि उपभोक्ताओं को, वो सब दे रहे थे। कृषि के, जहां तक ध्यान है कि कृषि क्षेत्र पर पिछले 5 सालों में कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो मुनाफा भी, और अगर जाकर के आप हर जगह देखें तो अब सरकार, जो मैं कह रहा था बात आपने जो सवाल किया, कि वो कंसेप्ट खत्म हो गया कि सरकार लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र की सरकार जो जनता को राहत देने वाली सरकार है, जनता के हित में काम करने वाली सरकार है। मुनाफे का तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं था। यह था कि भाई कितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम जनता को दे सकते हैं। अब आप किसी भी तरफ चले जाएं, वो शायद अभी अपना इशू नहीं होगा, लेकिन एक और जो क्षेत्र है परिवहन का, राजस्थान परिवहन निगम, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश परिवहन निगम, हर राज्य के परिवहन निगम, हर राज्य के परिवहन निगम घाटे में चलते थे। उसके अपने अलग कारण होते थे कि प्राइवेट सेक्टर की बसें वो बराबर पैरेलल चलती हैं। यहाँ अपन देखते हैं कितनी कहाँ कहाँ से चलती हैं। नारायण सिंह सर्किल पर, सिंधी कैंप बस स्टैंड के सामने बस स्टैंड के कई ऐसे चीफ मैनेजर आए बेचारे रोडवेज के, जो कहते कहते थक गए कि साहब इन प्राइवेट ओनर्स को हटाओ। तो प्राइवेट ओनर्स फिर अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ने उसमें लोक परिवहन सेवा बना के उनको हिस्सेदारी दे दी। तो कुल मिलाकर के जब ये काम होते हैं, हेल्थ सेक्टर में आप चले जाइए, हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है। पिछली सरकार ने 25 लाख रुपए तक का, गहलोत गवर्नमेंट ने भी बीमा किया, उसके पहले 10 लाख रुपए तक का था वो चिरंजीवी योजना में। तो अल्टीमेट क्या हुआ, इनके जरिए अब उसमें शामिल सब लोग हो जाते हैं, बीमा कंपनियां भी हो गई, सब हो गई। अब बीमा कंपनियों के फिर नियम जो बनते हैं, उन नियमों के जरिए जो काम होते हैं वो फिर ऐसे हो जाते हैं कि, तो कुल मिलाकर के अब जनता को राहत देने वाला जो कंसेप्ट सरकारों का है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसके जरिए कमाने का, मुनाफे का काम ज्यादा हो रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि 500 करोड़ का मुनाफा है, वो 5000 करोड़ का कैसे हो जाए, और हम ये कहने की सूरत में आ जाए कि देखो बिजली कंपनियां 5000 करोड़ के मुनाफे में है। अरे भाई 5000 करोड़ के मुनाफे में है, लेकिन वो किसकी कॉस्ट पर है? वो आम जनता की कॉस्ट पर है। उसको, वो शब्द थोड़ा सा कठोर होगा, लेकिन उसका खून चूस करके होगा ना वो 5000 करोड़ का मुनाफा। मुझे पता नहीं राजनीतिक दल, और वो एक फिर दोबारा के वो समय गया जब राजनीतिक दल जनता के वोट की बात करते थे।
अब तो इधर उधर के रास्तों से बात करके और सरकारों में आते हैं, और उसके बाद फिर जो है ट्रेंड देख लीजिए। सबका साथ सबका विकास, पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथी नेताओं ने लाखों बार ये नारा हवा में उछाला है, सबका साथ सबका विकास। तो मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इन तीनों चारों राज्यों में चुनाव के जस्ट बाद बिजली दरों में औसत 20% की वृद्धि की गई। हो सकता है कि कांग्रेस शासित अभी 10 साल में तो विपक्ष शासित सरकारों की संख्या बहुत सीमित है, तो आखिर सबका साथ सबका विकास, तो इसमें उद्योगपतियों, धनपतियों और पूंजीपतियों का साथ लेकर गरीबों का विकास, शायद इस नारे की ध्वनि यही होनी चाहिए। उसकी जगह गरीबों का खून चूसकर उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का विकास, कैसे देखते हैं इस नारे को आप? नहीं, नारा तो बहुत अच्छा है सुभाष जी, नारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि सबका, लेकिन असल में वो एग्जीक्यूशन उसका होना चाहिए, वो जमीन पे उतरना चाहिए। और जो आप बता रहे हैं वो हर राज्य की स्थिति, जो हमने जहां से बातचीत शुरू की, वो अभी हम पावर सेक्टर पे ही फोकस अगर खाली रखें अपना, तो हर राज्य में यही स्थिति है। बिजली की चोरी हर राज्य में है। और किसी भी सरकार के लिए, वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, कम्युनिस्ट पार्टियों की हो, किसी भी पार्टी की हो, उसको निश्चित तौर पे पैसे की जरूरत पड़ेगी बिजली सुविधाएं जुटाने के लिए, सब कामों के लिए। और मैं फिर कहता हूं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजली की दरें बढ़ाइए, अगर आपको करना है तो प्राइवेटाइज करिए, सेठों को भी लाइए, धनपतियों को भी लाइए। मैं ये नहीं कहता कि उनके बिना हमारा काम चल सकता है, नहीं चल सकता। आज पहले किसी जमाने में तो होता था कि वो पैसा उनका होता था, आज तो पैसा भी उनका नहीं है, किसी का नहीं है। किसी भी अंबानी को, अडानी को और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप देख लीजिए, जनता के पैसे हैं उनके पास। तो गड़बड़ होती है तो जनता की होती है, उनके पास से तो कुछ जाता नहीं, उनके मुनाफे। लेकिन फिर भी उनकी भी अपनी जगह है, उद्योगपतियों को, उद्योगों को, उन सबको पनपाने की भी जरूरत है, बढ़ाने की भी जरूरत है। लेकिन अल्टीमेटली फिर वही आती है जो आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास करो, पर बेसिक जो मूल आपका टारगेट है वो तो इस देश की जनता है ना। उस 140 करोड़ में से कितने लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उन सबसे ज्यादा जरूरत वालों को वो फायदा मिलना चाहिए। जो अभी आपने बातचीत में अपन ने बात की कि पिछली राजस्थान की सरकार ने 100 यूनिट बिजली आम उपभोक्ता को दी, 2000 यूनिट किसानों को दी हर महीने की फ्री। तो जहां जरूरत है वहां दे दीजिए उसको। इंदिरा रसोई लगाई, इंदिरा रसोई के जरिए 8 रुपए में खाना दिया लोगों को। तो जहां जरूरत है वहां देने में जरूरत दिक्कत नहीं है, वहां आप खूब दीजिए। लेकिन जहां दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकना भी जरूरी है, और किसी का फायदा सबके ऊपर डालने की तो जरूरत नहीं है। मैं फिर वहीं आता हूं कि बिजली चोरी तो सबसे पहले रोकनी चाहिए, और उसे रोके बिना बिजली नियामक आयोग को इन दरों को बढ़ाने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए। अगर ये एफिडेविट बिजली कंपनियां दे दें कि हमने राजस्थान में बिजली चोरी बिल्कुल रोक ली है, बिजली की छीजत को हम 4% पे ले आए हैं, तो आप इन दरों को डबल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस घोषणा के बिना, उस करार के बिना, उस स्वीकारोक्ति के बिना इन बिजली दरों को परमिशन बिजली नियामक आयोग को नहीं देनी चाहिए। मैं एक और बजट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार, जब केंद्र की सत्ता में पहले रिजीम में आई, तब उन्होंने 9 लाख करोड़ के बजट से बिजली तंत्र सुधार योजना लागू की। और 10 साल बाद, यानी नए रिजीम में, तीसरे रिजीम में, मोदी सरकार ने वो योजना बंद कर दी और उसमें लगभग 18 लाख करोड़ रुपए पूरे देश के बिजली कंपनियां जीन गई। मैं जीनना शब्द इसलिए
काम में लूंगा कि केंद्र सरकार ने उदय योजना जब बंद की तो उनका एक छोटा सा प्रेस नोट आया कि इस योजना को सही ढंग से लागू करने में सरकार यानी राज्य सरकारें विफल रही हैं। क्योंकि समय कम है तो आप इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। नहीं सुभाष जी, ये तो एक स्कीम है, लेकिन ऐसी हिंदुस्तान में बहुत स्कीम है और हर क्षेत्र में स्कीम है जो बहुत अच्छे इरादे से बनती हैं। अगर 10 साल पहले उदय योजना मोदी जी ने बनाई होगी तो बहुत अच्छे इरादे से बनाई होगी, और इस इरादे से बनाई होगी कि इससे देश की जनता को फायदा मिले। लेकिन 10 साल बाद अगर उसको इस लाइन के साथ बंद करना पड़ा तो मेरा मानना यह है कि फिर उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है वो जिम्मेदारी किसी की नहीं है। 18 लाख करोड़ अगर जनता के गए, वो तो जनता के ही गए ना, तो उस 18 लाख करोड़ जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? और यहां इसके लिए सरकारें तो दोषी हैं ही, नीति निर्माता दोषी हैं ही, लेकिन इसके लिए इन को देखने वाले और इस जनता के हितों की चिंता करने वाले और जिनको सत्ता सौंपती है उस जनता की, उनकी भी जिम्मेदारी कम नहीं है। कि जनता को भी ये पता होना चाहिए ना कि हो क्या रहा है, और उसको होने के लिए बोलना चाहिए। अब आज मान लीजिए ये प्रस्ताव दे दिए बिजली कंपनियों ने, कल विनियामक आयोग उनको मंजूरी दे दे, अभी समय लगेगा, मान लीजिए सुनवाई होगी, ये होगा वो होगा, प्रोसेस पूरे होंगे, और वो अगर मंजूरी मिल जाती है तो बेसिक जनता चुपचाप बिल चुकाना शुरू कर देगी। जनता को उस चुकाने के पहले ये पूछना चाहिए कि हुआ क्या, ये बेसिक क्वेश्चंस का क्या है। अगर आपको याद हो तो राजस्थान में एक समय सरकार ने 1 पैसा बिजली यूनिट पर बढ़ाया था, 1 पैसा की, 1 पैसे की प्रति यूनिट वृद्धि की थी। और इस राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, विपक्ष के नेता उस समय भैरू सिंह शेखावत थे, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, झुंझुनू में एक बालूराम नाम का आदमी किसान शहीद हुआ, और उसके बाद फिर जो भी हुए। तो कुल मिलाकर के जनता को ये सवाल पूछने की हिम्मत करनी पड़ेगी कि भाई आप ये जो ले रहे हो हमसे लीजिए, लेकिन लेने के पहले इसका जस्टिफिकेशन दीजिए, उसके बाद सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ये था बिजली कंपनियों, राज्य सरकारों और पॉलिटिकल पार्टियों का असली सच। वक्त सवाल उठाने का है। आप सवाल उठाइए। आपके यहाँ जब भी कोई वोट मांगने आए तो उससे पूछिए कि आखिर जो जीवन यापन की न्यूनतम सुविधा है उस पर बार बार शुल्क क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।